हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुनैना शर्मा। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक को वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको बता दूं सबसे पहले मैं थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी, इसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक। अब इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी। तो कुछ जैसे हम पढ़ते हैं किसी भी पदार्थ का आयतन होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, ये तो हम नॉर्मल छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर दो गुणों को अध्ययन करेंगे। एक तो होता है मात्रात्मक गुण, एक होता है गहन गुण। तो मात्रात्मक गुण के अंदर क्या होगा, वह गुण जिसका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता हो। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, वह गुण जिनका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा यानी मोलों की संख्या पर निर्भर करता हो, उसे तो कहते हैं हम मात्रात्मक गुण। इसके अंदर क्या आता है अपना वी एम डेल्टा एच सी पी सी वी और डेल्टा जी, यानी आयतन, द्रव्यमान और सी पी एंथैल्पी। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी हो जाएगा यहाँ पे, और एंट्रोपी मतलब डेल्टा एस, और सी पी सी वी ऊष्माधारिता, नियत दाब पर और नियत आयतन पर, और यू यहाँ पे हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, और अब बात करते हैं गहन गुण। गहन गुण वो होते हैं जिनका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और एक होता है श्यानता जिसे, और पृष्ठ तनाव, मोलर एंथैल्पी और मोलर एंट्रोपी। इसके अंदर अपना गलनांक और क्वथनांक भी आता है। ठीक है, ये हो गए हमारे गुणों के बारे में, यानी जिसके अंदर मात्रात्मक गुण और गहन गुण आए। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, अवस्था फलन। अब वे गुण जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हो, उन्हें ही कहते हैं स्टेट फंक्शन यानी अवस्था फलन। तो स्टेट फंक्शन के अंदर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन पढ़ी, स्टेट फंक्शन किससे कहते हैं, स्टेट फंक्शन मतलब अवस्था फलन, कि वो गुण जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। यानी अब जैसे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक और अंतिम वस्तु के बीच की सीधी दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ हो गया, जो अंतिम बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु है, हम उसका फॉर्मूला जब लिखते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे ही तो निकालते हैं हम अपना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो यही यहाँ पे अर्थ है कि जो गुण केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हो, तो उनको पथ से बिल्कुल निर्भर नहीं करता हो कि हम किस रास्ते से गए हैं। जैसे हमने फिजिक्स के अंदर अपना विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए ये आपका घर है, यहाँ से आप चल रहे हो, ठीक है, और वापस ये आपका स्कूल है, यहाँ पे पहुंचो। ठीक है, फिर ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इन दोनों के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, और ये अगर आप वापस रास्ता यहाँ पे आ जाते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो कार्य और ऊष्मा होता है यानी वर्क जो है वो हमारा अवस्था फलन नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा हमें। ये हो गया। उसके बाद एंथैल्पी के बारे में बात करते हैं। एंथैल्पी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसमें अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर। जैसे हमारे पास कोई भी अभिक्रिया है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो हम क्या कर देंगे, उत्पाद में से अभिकारक को माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद होगी संभवन की एंथैल्पी, इसे लिखते हैं हम HF से। तो संभवन की एंथैल्पी क्या होती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होगा, किसी स्टैंडर्ड स्टेट में उपस्थित अभिकारक से 1 मोल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा ही संभवन की एंथैल्पी कहलाती है। तो इसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो देखो डेफिनेशन के अंदर क्या है, किसी स्टैंडर्ड स्टेट में 1 मोल प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा होती है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट उसे कहते हैं कि जो प्रकृति में वास्तविक अथवा नेचुरली हमें मिले, कि जिस रूप में उसे बनाया गया है हमें उसी रूप में मिले, उसे कहते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड स्टेट। तो जो संभवन की एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कि किसी स्टैंडर्ड स्टेट से 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल इंपॉर्टेंट है, और 1 मोल
प्राप्त करने के लिए जो ऊर्जा होती है उसे ही हम संवहन की एंथैल्पी कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिख सकते हैं। C ग्रेफाइट है यानी कार्बन है वो ग्रेफाइट, P4 श्वेत, एसिड रोम्बिक, Na यानी सोडियम, सोडियम किसमें होता है सॉलिड के रूप में, Mg मैग्नीशियम ये भी सॉलिड में, क्लोरीन है वो गैस के रूप में होता है, ब्रोमीन लिक्विड के रूप में, और I है वो भी सॉलिड के रूप में प्राप्त होगा। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा स्टैंडर्ड स्टेट किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट जो हमें प्रकृति में उपलब्ध हो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी इसकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी। ठीक है, ये होगी हमारे स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तंत्र के प्रकार कितने होते हैं। तंत्र के प्रकार हो जाएंगे 3। कि हम अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं निकाय और परिवेश के बारे में। जो निकाय मतलब सिस्टम और परिवेश मतलब सराउंडिंग। तो हम जैसे कोई वर्ड कर रहे हैं, आपके लिए निकाय क्या हो जाएगा, आप पढ़ रहे हो, इस वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आपके सामने मोबाइल है और ये वीडियो चल रही है, तो ये हो जाएगा निकाय। जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, अपनी नोटबुक से पढ़ रहे हो, ये अपन इन सबको निकाय मानेंगे। बाकी इसके चारों ओर का जितना भी है उसको परिवेश मान सकते हैं, यानी हम जिस पे कार्य कर रहे हैं, हम जिस यूज में ले रहे हैं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ही समझ सकते हो। तो तंत्र के प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 प्रकार के हो जाएंगे, खुला, बंद और विलगित। अब खुला किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए खुले निकाय में क्या होता है, उष्मा और पदार्थ का उष्मा और पदार्थ दोनों का विनिमय हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चाय बना रहे हैं हम, उसके अंदर उष्मा भी दे रहे हैं हम और ऊपर से उसमें पदार्थ भी डाल सकते हैं। जैसे हमें कुछ एक्स्ट्रा चाय बनानी है, हम चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम उसको उष्मा दे रहे हैं, मतलब हीट दे रहे हैं। तो उष्मा देने के बाद अब मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया, आपको थोड़ी सी चाय एक्स्ट्रा और बनानी पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल दोगे। और अगर मान लीजिए कोई बीच में, मान लीजिए किसका फोन आ गया कि मैं नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर बाद आऊंगा 10 मिनट बाद, तो आप उसमें उष्मा का प्रभाव को रोक सकते हैं, यानी गैस को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खुला निकाय, मतलब जिसमें उष्मा और पदार्थ दोनों का विनिमय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बंद निकाय के अंदर। इसमें ना ही बंद निकाय के अंदर क्या होता है, निकाय में परिवेश के मध्य द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, और परंतु बंद निकाय पढ़ रहे हैं हम, इसके अंदर हाँ, तो बंद निकाय में क्या होता है कि इसके अंदर उष्मा का तो विनिमय होता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। जैसे अगर हमने किसी बंद बीकर में कोई अभिकारक ले रखा है तो बंद निकाय के अंदर आएगा, बंद तंत्र के अंदर आएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर उष्मा का तो विनिमय होता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विलगित निकाय के अंदर। विलगित निकाय के अंदर क्या होगा, विलगित निकाय में निकाय और परिवेश के मध्य उष्मा तथा द्रव्य का दोनों का ही विनिमय नहीं होता है। तो ये बात होगी हमारे तंत्र के बारे में। तो मैं रिपीट करती हूँ, तंत्र के 3 प्रकार होते हैं, खुला, बंद और विलगित। खुले के अंदर उष्मा और पदार्थ दोनों का विनिमय होगा, उष्मा और पदार्थ दोनों का विनिमय होगा। लेकिन बंद के अंदर उष्मा का विनिमय होता है लेकिन पदार्थ का विनिमय नहीं होता है। हमने कोई बंद बीकर ले लिया, उसके अंदर हम उष्मा दे सकते हैं लेकिन उसमें उसको बंद कर रखा है हमने, तो उसमें पदार्थ का विनिमय नहीं होगा। और यही विलगित निकाय के अंदर न तो उष्मा का होगा और न ही पदार्थ का विनिमय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दहन की एंथैल्पी। तो दहन की एंथैल्पी किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करती हैं। एक मोल यौगिक के पूर्ण दहन से मुक्त उष्मा दहन की एंथैल्पी कहलाती है। तो अब दहन हमने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, दहन कहते किसे हैं, किसी भी मान लीजिए कार्बन है तो हम उसे क्या करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी दहन के अंदर ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो निर्धारण है वो किससे होता है, बम कैलोरी मीटर से इसका निर्धारण होता है। ठीक है, ये होगी हमारी दहन की एंथैल्पी। नेक्स्ट, इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं उष्मा गति की। अब उष्मा है क्या, तो उष्मा की सीधी सी डेफिनेशन है कि तंत्र और परिवेश के मध्य क्या हो जाएगा, तंत्र और परिवेश के मध्य ही ऊर्जा का विनिमय को ही उष्मा कहते हैं। अब
हीट ट्रांसफर, अब हीट है वो ट्रांसफर कैसे होती है, सबसे पहले ये बताते हैं कि जो उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसके लिए जो उष्मा है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, ठीक है। इसे हम क्यू से लिखते हैं और इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कैलोरी। अगर आप मान लीजिए हम किसी तंत्र को उष्मा देते हैं, ये हमारा कोई तंत्र है, अगर हमने इसको उष्मा दी है, उष्मा दी है तो ये क्या हो जाएगी हमारी पॉजिटिव, और तंत्र से ली गई है तो ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी यानी उष्माधारिता, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं हम। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, उष्मा की वह मात्रा, देखिए 1 शॉर्ट वीडियो है, उसके अंदर आपको पूरा जो चैप्टर है रिवाइज करवाया जाएगा, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए थोड़े से नोट्स की आवश्यकता है। आप छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी से कैसे समझ सकते हैं, तो जैसे जैसे हम सेल्फ स्टडी स्टार्ट की है तो उसके अंदर एक एक पॉइंट को लिखना है और उसको समझना है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो इससे आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, इसके अंदर डाउट तो रखने ही नहीं है, डाउट को तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो वो भी बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, या तो उसका कमेंट में तुरंत ही जवाब मिल जाएगा, या फिर जो आने वाली वीडियो है इसके अंदर अगर कोई बड़ा डाउट है तो उसको वीडियो के स्टार्टिंग से पहले ही वो डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी, तो इसके अंदर क्या होगा, उष्मा की वह मात्रा जो 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही हम कहते हैं मोलर उष्माधारिता, ठीक है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं विशिष्ट उष्माधारिता, इसके अंदर क्या हो जाएगा, उष्मा की वह मात्रा तो जो इकाई द्रव्यमान की किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए होती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उष्मा लेनी है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट कैपेसिटी उष्माधारिता के अंदर हम क्या लेंगे, सिर्फ इकाई द्रव्यमान नहीं लेंगे, और विशिष्ट उष्माधारिता इसके अंदर हम द्रव्यमान को इंक्लूड करेंगे। अब मान लीजिए ये हम पढ़ते हैं समतापी प्रक्रम, समतापी के अंदर क्या होगा, T है वो बराबर कितना होगा 0 के, ठीक है, मतलब T है वो कांस्टेंट होगा। अब मान लीजिए समदाबी है तो यहाँ पे P है, प्रेशर है, वो हो जाएगा 0, ठीक है। और ये ही रुद्धोष्म है कि जिसके अंदर परिवहन नहीं हो रहा है उष्मा का, तो उसमें Q हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। अब इसमें क्या कंडीशन है कि समतापी प्रक्रम यानी T बराबर 0 है। अब हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूला में अगर हम इसको रख लेंगे तो मान लीजिए T की जगह हम 0 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी, यानी समतापी प्रक्रम के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, इन्फिनिटी। और रुद्धोष्म है तो रुद्धोष्म के अंदर क्या होता है, Q है, जो हमारी Q की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तो हम जानते हैं किसी भी के अंदर अगर अंश और हर, अगर हर का मान 0 होता है तब तो वैल्यू आती है इन्फिनिटी, और अगर अंश का मान 0 आता है तो उसके पूरे का मान ही 0 आ सकता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो उष्माधारिता है वो 0 से लेकर अनंत के मध्य कुछ भी हो सकती है, ये होगी हमारी उष्माधारिता। अब विशिष्ट उष्माधारिता जब हम पढ़ते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है Cp और एक होती है Cv। तो Cp और Cv क्या है, यानी Cp तो हो जाएगी नियत दाब पर, नियत दाब पर यानी Cv, और नियत आयतन पर Cv। तो इनके अंदर बीच में जो संबंध है आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी। तो इनके बीच जो संबंध है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, जहाँ पे R जो वैल्यू है वो है हमारी गैस नियतांक। ये हो गया हमारे Cp और Cv के अंदर संबंध, किस प्रकार का संबंध होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रावस्था रूपांतरण कि एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था के मध्य किस प्रकार रूपांतरण होता है। अब नॉर्मल एग्जांपल है, सबसे पहले आपको अब वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अब प्रावस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो रूपांतरण होता है वो किस प्रकार होता है, ठोस से वस्तु द्रव में जा रही है उसकी प्रावस्था में रूपांतरण हुआ, यानी कोई मान लीजिए आपके सामने बर्फ है, उसको पिघलाया हमने, उसको टेम्परेचर दिया तो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी।
और ज्यादा रहेंगे, लिक्विड के बाद गैस बन जाएगी। तो ये इसका रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। अब जो रूपांतरण के बाद अब हमें सबसे पहले क्या है, वाष्पन एंथैल्पी, डेल्टा एच और वीएपी है इसका वाष्पीकरण। तो यहाँ पे वाष्पीकरण की एंथैल्पी क्या होगी, किसी द्रव के, सबसे पहले डेफिनेशन सुना करो, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट को रीड करेंगे, ठीक है, मतलब समझेंगे। तो वाष्पन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डेल्टा एच, और वाष्पन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी इसकी, किसी द्रव के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर वाष्पीकृत करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही मोलर वाष्पन एंथैल्पी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज है कि द्रव है, अब मतलब इसमें वाष्पीकृत हो रहा है, वाष्पीकरण सीधा ठोस से तो हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन वाष्प किस प्रकार बनती है, लिक्विड से गैसीय फॉर्म में जाती है, ये हम जानते हैं। तो इसका वाष्पीकृत हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि स्थिर ताप और मानक दाब पर उसका वाष्पीकृत करने के लिए जो ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा होती है, उसे ही कहते हैं वाष्पन की एंथैल्पी। H2 है, वो लिक्विड में है, वो किस में जा रहा है, गैस में जा रहा है, ठीक है। ये होगी हमारी वाष्पन की एंथैल्पी। अब एक हम पढ़ते हैं इसके अंदर गलन एंथैल्पी। तो गलन एंथैल्पी किसे कहते हैं, अब गलन किस प्रकार होता है, कोई ठोस है, बर्फ है, उसको वो लिक्विड में जाता है, तो उसे ही हम गलन मतलब वो वस्तु पिघल रही है, ऐसे समझ सकते हो। कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, प्रति मोल ठोस पदार्थ की गलन में होने वाली एंथैल्पी, गलन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को ही पदार्थ की गलन एंथैल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदरपातन। इसे तो हमने सुना ही हुआ होगा कि किसी ठोस का, अब ठोस है, हम जानते हैं बर्फ को पिघलाएंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड से गैस भी बनेगा, नहीं इसके अंदर ठोस है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, किसी ठोस के एक मोल को स्थिर ताप और मानक दाब पर उदरोपातन में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को ही इसका उदरोपातन एंथैल्पी कहलाते हैं। ये हो गए हमारे प्रावस्था रूपांतरण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक देखिए हैस का नियम है अपने सिलेबस के अंदर, तो हैस का नियम हम इसको लास्ट में कर लेंगे। तो ये जो हैस का नियम है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस से रिलेटेड, और ये डेफिनेटली ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब पहले अबंध लंबाई, अबंध एंथैल्पी। अबंध एंथैल्पी क्या होता है कि किसी बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और कोई बॉन्ड बन रहा है तभी हम उसको ऊर्जा देते हैं, और कोई बॉन्ड को अगर हम तोड़ना होता है तो भी वो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये होगी हमारी अबंध एंथैल्पी, यानी बंधों को तोड़ने के लिए या फिर बनाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम कहते हैं अबंध एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कणन एंथैल्पी। तो इसके अंदर क्या होगा, गैसीय अवस्था में किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित बंधों को पूर्णतः तोड़कर परमाणुओं में बदलने पर होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये होगी हमारी कणन एंथैल्पी। अब देखिए हम इसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल ही जाना। तो अब इसकी डेफिनेशन मैंने क्या बोली, मैं रिपीट करती हूँ, आप सुनिएगा। कणन एंथैल्पी, तो इसके अंदर क्या होगा, गैसीय अवस्था में है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित बंधों को पूर्णतः तोड़कर परमाणुओं में यह बदला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जालक एंथैल्पी। जालक एंथैल्पी सबसे पहले आप सुनिएगा। जालक एंथैल्पी किसे कहते हैं, एक मोल आयनिक यौगिक गैसीय अवस्था में उसके आयनों में वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक एंथैल्पी कहलाती है। देखिए इसे सीधा तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसे बॉर्न-हैबर साइकिल के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या है हम इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जालक एंथैल्पी पढ़ लेते हैं कि जो आयनों के आकर्षण से, कोई भी आयन है उसके आकर्षण से विमुक्त होने वाली ऊर्जा जालक एंथैल्पी कहलाती है। तो डेफिनेशन आपने सुन ली होगी, शायद आपको इसमें डेफिनेशन सुनने के बाद भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब हम बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक होता है जल योजन।
इसके अंदर क्या होगा, 1 मोल क्रिस्टलीय जालक को जल में घोलने पर, 1 मोल क्रिस्टलीय जालक को जल में घोलने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है वही उसकी जलयोजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब हमारा क्या रह गया, एक तो हेस का नियम रह गया और एक हो गया हमारा बर्न हैबर साइकिल, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कुछ और बिंदु। स्वतः प्रक्रम, एक होता है स्वतः प्रक्रम। स्वतः में मतलब वो नाम से स्पष्ट है कि वो खुद संपन्न होगा वो प्रक्रम, हमें उसके लिए नहीं जरूरत होगी। ठीक है, स्वतः प्रक्रम जैसे मान लीजिए आप एक तो है, आप सिंसियर बच्चे हो, खुद पढ़ जाते हो, खुद पढ़ लेते हो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि हाँ मेरा टाइम ये है। एक होता है अस्वतः, आपको खुद से नहीं पढ़ना होता, आपको किसी बड़े की डांट से पढ़ना होता है, तो ये हो गया हमारा अस्वतः प्रक्रम। तो स्वतः प्रक्रम क्या है, वे प्रक्रम जिनके लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है। सीधी सी बात है, अगर जो हमारा डेल्टा जी है उसका मान नेगेटिव होगा तो हमारा प्रक्रम है वो स्वतः प्रक्रम ही होगा। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की फॉर्मूला होता है, अभी आपको नोट करवा दिया जाएगा। तो जहाँ पे डेल्टा जी क्या है, गिब्स ऊर्जा है, डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, टी यहाँ पे टेम्परेचर है और एस है वो यहाँ पे एंट्रोपी में परिवर्तन है। तो ये फॉर्मूला है, ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसके अंदर कुछ हमारी कंडीशन है, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन है, तो देखिए इसके अंदर साइन का सबसे मतलब साइन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस माइनस के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो अगर आपको इसमें डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा काम आपके लिए है, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो क्या है, फर्स्ट अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी सभी ताप पर ये जो प्रक्रम है वो स्वतः होगा। तो डेल्टा जी का मान अगर हमारा नेगेटिव आएगा, जैसा कि आपको बताया था कि डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा तो प्रक्रम होगा स्वतः। और सेकंड कंडीशन है डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव और डेल्टा एस बराबर नेगेटिव, तो हमारे डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो ये जो प्रक्रम है वो अस्वतः प्रक्रम होगा। थर्ड केस क्या है, हमारे पास डेल्टा एच है वो नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो इसके अंदर डेल्टा जी का मान स्वतः भी होगा और अस्वतः भी होगा। कम ताप पर तो होगा डेल्टा जी बराबर नेगेटिव, अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव, और अधिक ताप पर लेते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव। नेक्स्ट फोर्थ केस के अंदर हम बात करते हैं डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव, डेल्टा एस बराबर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, कम ताप पर तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अस्वतः, और उच्च ताप पर हो जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव। अब कुछ ऊष्मागतिकी नियम भी है, तो हम थर्ड नियम से अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड नियम क्या कहता है, किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की परम शून्य ताप पर एंट्रोपी 0 होती है। तो क्या बोल रहे हैं कि एंट्रोपी 0 बता रहा है ये, और कब बता रहा है, परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप किसे कहेंगे, हम 0 केल्विन को कहेंगे। अब कार्य देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने ऊष्मा के ऊपर बताया था आपको कि तंत्र को दी गई ऊष्मा पॉजिटिव है, तो तंत्र पर किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, तंत्र द्वारा किया गया, यानी तंत्र से देखिए एक जैसे सेम, तंत्र से ली गई ऊष्मा और तंत्र द्वारा किया गया कार्य, यदि हम खुद कर रहे हैं, यदि हम ऊष्मा दे रहे हैं, यदि हम कार्य कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, वरना हो जाएगी नेगेटिव। तो वर्ड का एक फॉर्मूला है, पीवी वाला तो आपको याद ही होगा, वो तो नॉर्मल बेसिक्स है। तो देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उसके भी किए जाते हैं रिवीजन के दौरान, क्योंकि हमने उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया गया है। तो एक डब्ल्यू मैक्सिमम की वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, -2.303 nRT log V2 बटे V1 नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारी वर्ड का फॉर्मूला हो गया। देखिए जो वन शॉट रिवीजन होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे जो डेरिवेशन होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट होते हैं,
उनको स्किप किया जाता है ताकि आप जल्दी से जल्दी वन शॉट के अंदर रिवाइज कर सको। लेकिन अगर आपको जैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वन शॉट के अंदर उनको इंक्लूड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं अब से, अगर आप मेरे को सजेशन दोगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगा। किसी भी कार्य को करने के लिए सुझाव मांगे जाते हैं, तो सुझाव क्या होता है, उनके बाद मंथन करके उसके अंदर अपनी इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार भी कर सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आप मुझे अपनी सजेशन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो आपको आने वाली वीडियो में इम्प्रूवमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे वर्क के बाद अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी एंट्रोपी के बारे में। इससे कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो देखिए, हमने ऑलमोस्ट अपना चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। बस एक हमारा हैश का नियम रह गया और एक रह गया बॉर्न हैबर्ट साइकिल। तो हैश के नियम से भी कुछ कुछ चीजें हैं वो कनेक्टेड है। तो आपको जब हैश का नियम और ये जो बॉर्न हैबर्ट साइकिल है वो समझाया जाएगा तब आप उसको कनेक्टेड कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, किसी निकाय में जितनी अधिक एंट्रोपी में क्या होगा, मतलब जिसके अंदर ज्यादा अव्यवस्था होती है तो उसे ही हम, उसकी एंट्रोपी होगी उतनी ज्यादा होगी। देख लीजिएगा, एक बिखरा हुआ रूम है अपने पास, पूरा खिंडा हुआ है, जैसे हमारा स्टूडियो मान लीजिए, सारा सामान जो है वो इधर उधर है क्योंकि उससे पहले स्टूडियो सेट नहीं हुआ था, तो उसकी एंट्रोपी है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे जैसे रेगुलर वीडियो आ रही है, धीरे धीरे आपका जो स्टूडियो है वो सही एकदम व्यवस्थित हो रहा है, तो उसकी एंट्रोपी का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। या फिर जैसे हम जाते हैं अपने स्कूल में, नर्सरी क्लास जो होती है उसकी एंट्रोपी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी सबसे कम होगी। नर्सरी क्लास में सबसे ज्यादा व्यवस्था नहीं होती है तो वहां पे उसकी एंट्रोपी है वो ज्यादा होगी। और मान लीजिए थोड़ा अपन जैसे जैसे क्लासेस थोड़ी अपने अंदर मैच्योरिटी आती है तो अपना जो सारा कार्य है वो व्यवस्थित होता है, तो वहां पे एंट्रोपी का मान होगा कम। तो इस तरह हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम समझते हैं अपने वॉर्न हैबर्ट साइकिल को। तो जो वॉर्न हैबर्ट साइकिल है तो उससे हम NaCl का जो एग्जांपल है उसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, Na है, तो Na सोडियम जो धातु है वो सॉलिड है, तो पहले क्या हुआ है उसका गैस में परिवर्तन हुआ है। तो हम जानते हैं जो सोडियम धातु है वो अष्टक पूरा करने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। अष्टक पूरा करने के लिए इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये क्या बना, पॉजिटिव। इतना समझ आया आपको। उसके बाद Cl2 है, उसके अंदर हम Cl गैस में बना एक अणु, गैस के एक अणु बनने के बाद क्या हुआ है उसमें, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव बना, तो यहाँ पे इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया, जिसे हमने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ा, तो इससे NaCl बना, जिसके अंदर डेल्टा है सब्ट्यूट प्लस Ip प्लस D/2 माइनस Ea माइनस U नोट। तो यहाँ पे एक बात है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा कि एक पूरे वॉर्न हैबर्ट साइकिल या फिर चक्र में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो कितना होता है, 0। और इसी से हम U नोट का मान निकाल सकते हैं। अब बचा क्या हमारा हैश का नियम। तो ये जो हमारा हैश का नियम है, तो देखिए हम किसी भी अभिक्रियाओं को संपन्न करवाते हैं तो सीधे एक ही स्टेप में पूरी नहीं होती, हमें उसके लिए अलग अलग स्टेप चलना पड़ते हैं। जैसे अनेक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी उन सभी अभिक्रियाओं की समान ताप पर मानक एंथैल्पी का योग होता है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में जो एंथैल्पी थी वो H1 मानी, सेकंड में H2, फिर H3, फिर H4। तो यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी तो उन सभी एंथैल्पी के योग के बराबर ही आएगा। तो इतना सिंपल सा सीधा सा नियम है, अगर आप इतना सा अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। और इस हैश के नियम को बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इस बार भी इसके चांसेस आने के पूरे हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं हो, किसी में कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बिना हिचकिचाए पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो, वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर ले। और हाँ,
शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।